नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रिपोर्ट एट 10 यानी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन की सभी बड़ी खबरों की, साथ ही बात होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे हर खबरों का हाल, हर खबरों के मायने और क्या है इन खबरों के असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात दिन भर के टॉप 10 की। और रिपोर्ट एट 10 में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की टॉप सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चुनावी कृष्णानगर की मूर्ति कला पर मचा है सियासी संघर्ष। हावड़ा स्टेशन पर भी हुआ घमासान, केंद्र के काम पर ममता का दावा। अपने बयानों पर घिरी है ममता बनर्जी, खेड़ा की भी बढ़ी है मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शांति और करुणा का दिया संदेश। मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया जनगणना को राष्ट्र निर्माण का अहम आधार। आसमान से बरस रही है आग, हीट वेव करेगी लोगों को परेशान। ट्रंप के प्रेस डिनर में गोलीबारी, वाशिंगटन डीसी में दहशत। पाकिस्तान का पानी संकट, भारत से मदद की उम्मीद। तो सबसे पहले बड़ी बात करते हैं बंगाल में मचे हुए सियासी घमासान की। पश्चिम बंगाल में विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्ममता ने बंगाल की पहचान, मां, माटी और मानुष को गहरा नुकसान पहुंचाया है। बंगाल की सियासत में अब सीधे टक्कर का वक्त आ गया है और वार भी सीधे आर पार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनगांव और आरामबाग में जनसभाएं की, जहां पर उन्होंने ममता सरकार पर सीधे हमला बोला, जिससे बंगाल की राजनीति गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बनगांव और आरामबाग में हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बनगांव में कहा कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग के साथ ही टीएमसी का अहंकार टूट गया है और दूसरे चरण में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आरामबाग की चुनावी रैली में भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के हितों को कुचलने वाली तृणमूल सरकार सत्ता के योग्य नहीं है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके,
जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश छोड़ना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी कोलकाता के थनथानिया स्थित काली मंदिर में दर्शन और पूजन भी किए। कोलकाता में पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। सड़कों पर समर्थकों का जनसैलाब दिखा, जिसने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। पीएम मोदी ने अपनी सभा में कहा कि पहले चरण की वोटिंग से टीएमसी की जमीन खिसक गई है और बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दूसरी और आखिरी चरण अब निर्णायक मोड़ पर है। आरोपों और प्रत्यारोपों की झड़ी लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तमाम ही दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नादिया जिले के तेहटा और राणाघाट दक्षिण में जनसभा को संबोधित किया। इसके जरिए उन्होंने जनता के बीच अपनी बात रखी। अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नादिया जिले में चुनाव प्रचार के दौरान ममता सरकार पर बंगाल की संस्कृति और विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चुनावी रैली और मेगा के जरिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। इस बीच राज्य में चुनावी हॉट सीट बन चुकी भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रचार की कमान संभाली। वहीं नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल पुलिस पर सत्तारूढ़ दल की तनाव फैलाने में मदद करने का आरोप लगाया है। बंगाल में चुनाव अब अपने चरम पर है। भाजपा और टीएमसी के बीच तेजी से बढ़ते हुए टकराव और आरोपों प्रत्यारोपों ने राज्य के राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। कृष्णानगर की मूर्ति कला कभी मिसाल थी उस कला की जिसकी सराहना पूरी दुनिया करती थी, लेकिन आज यह कला एक चुनावी बहस का मुद्दा बन गया है। सवाल यह है कि क्या पिछले 15 वर्षों में इसके लिए कुछ किया गया है या सिर्फ मंचों पर ही इसका नाम लिया गया है। कृष्णानगर की मिट्टी की मूर्तियां अपनी बारीकी और यथार्थवादी शैली के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब यही कला संघर्ष की कहानी बनती जा रोटी रोजी का लिए इधर तो अच्छा नहीं, फिनेंशियल कंडीशन अच्छा। रंग महंगे, मजदूरी महंगी, लेकिन कीमत वही पुरानी। यही वजह है कि कारीगरों की आमदनी घट रही है और नई पीढ़ी इस पेशे से दूरी बना रही है। कलाकारों का कहना है योजनाएं कागज पर हैं, लेकिन जमीन पर असर काफी सीमित है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। यहाँ जो कलाकारों का सीखने का कोई स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे लोग इंटरेस्टेड है, वो सीखने का कोई चांस नहीं मिलता है। यही मुद्दा अब सियासत का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने वर्षों तक कारीगरों की अनदेखी की। ना स्थायी बाजार मिला, ना पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा। भाजपा का कहना है अगर समय रहते ठोस कदम उठाए जाते तो आज ये कला संकट में नहीं होती। वहीं टीएमसी इस कला को बंगाल की सांस्कृतिक पहचान बताकर अपने प्रयास गिनाती है। कला और राजनीति के इस टकराव में अब मुद्दा ये है कि क्या कला को लेकर जो सियासत हुई है उस पर कुछ कारीगरों को कुछ समाधान मिलेगा? क्या इनके लिए कुछ योजनाएं बनेंगी? क्या इनके लिए कुछ सार्थक प्रयास होंगे? लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस कला की अब अवहेलना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्या पश्चिम बंगाल में पहली चरण के रुझानों ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है? मुख्यमंत्री का दावा है कि हावड़ा स्टेशन पर हुआ विकास उनकी सरकार के देन है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या केंद्र का प्रोजेक्ट का श्रेय लेना अब चुनावी रणनीति हो गया है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार एक नए ट्रैक पर निकल गया है। राजनीति की एक्सप्रेस ट्रेन अब हावड़ा स्टेशन पर आ गई है, जिसने पूरे विधानसभा चुनाव का रुख ही मोड़ दिया है। इस नए मोड़ का कारण बना है हावड़ा रेलवे स्टेशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा। हावड़ा स्टेशन इंटरनेशनल स्टेशन आमी करे दिए गिয়েছিলাম, ওটা তুমি করোনি। ममता बनर्जी की इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने सीधा पलटवार करते हुए कहा है कि हावड़ा स्टेशन का विकास मोदी सरकार का देन है। हावड़ा स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसकी पूरी क्रेडिट ममता बनर्जी झूठ बोलकर, असत्य बोलकर चोरी करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हावड़ा का नाम हमेशा प्रमुख रहा है। ये न केवल राज्य की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि हालिया वर्षों में यहाँ के रेलवे स्टेशन के विकास कार्य भी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बने हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा और उसके आसपास के स्टेशनों पर संचालन बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं चलाई हैं। टिकीपारा, शालीमार, पदमपुकुर, अमता, डोमजूर, बरागाछिया, बलातीकुरी, बंकन्याबाज, संतरागाछी और शालीमार स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने हावड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन की कार्य क्षमता बढ़ाई है। यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिली है। प्लेटफॉर्म नंबर 15 का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर की गई। इसके अलावा 2 नए प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे स्टेशन की क्षमता में वृद्धि हुई है। एक तरफ वादे, दूसरी तरफ आंकड़े, लेकिन सवाल है सीधे, क्या काम का सच बदला जा सकता है? क्या चुनावी मौसम पे दावों की परिभाषा भी बदल जाते हैं? और क्या हर बड़ा प्रोजेक्ट राजनीतिक श्रेय का हिस्सा बन चुका है? पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति में 2 अलग-अलग विवादों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाति सूचक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर विपक्ष हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कानूनी विवादों में घिरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 23 अप्रैल को चौरंगी में दिए गए भाषण को लेकर विवाद सामने आया है। उनके संबोधन के दौरान इस्तेमाल किए गए एक जाति सूचक शब्द पर आपत्ति जताई गई है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अपमानजनक शब्द के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक नई कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पवन खेड़ा की कानूनी लड़ाई ने असम की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है। यह दोनों घटनाएं राजनीति में बढ़ती तकरार और उस पर आधारित कानूनी विवादों की गहरी परतों को उजागर करती हैं, जो आगामी चुनावों के लिए निर्णायक हो सकती हैं। फिलहाल दोनों मामलों ने सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ ममता बनर्जी के बयान पर उठ रहे सवाल और तेजी से हो रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज शांति, प्रकृति और जन भागीदारी का संदेश प्रमुख रहा। बुद्ध पूर्णिमा से पहले प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में भगवान बुद्ध को भी याद किया। मन की बात के इस संस्करण में प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध के संदेशों को वैश्विक संदर्भ में जोड़ा। उन्होंने कहा कि अशांति और संघर्ष के बीच दुनिया को आज फिर शांति और संतुलन के उसी मार्ग की जरूरत है जो भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है।
प्रधानमंत्री ने देश में प्रकृति संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग राज्यों में लोग और संस्थाएं पर्यावरण बचाने के लिए आगे आ रही हैं। यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बांस उद्योग से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे बांस से बने उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी देश को एक नई दिशा दे सकते हैं और ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में इस बार विकास, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर साफ नजर आई। जनसंख्या जैसे बड़े अभियान से लेकर न्यूक्लियर ऊर्जा में उपलब्धि तक प्रधानमंत्री ने देश की बदलती दिशा और बढ़ती क्षमता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे जनगणना अभियान पर विशेष जोर देते हुए इसे राष्ट्र निर्माण का अहम आधार बताया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी से ही ये अभियान सफल होगा। इस बार जनगणना को डिजिटल बनाए जाने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान हो गई है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हो रहे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के इतिहास को सुरक्षित रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का बड़ा स्रोत बनेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में हुई प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की उपलब्धि भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कुछ ही दिन पहले हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। मन की बात के इस संस्करण में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत अब तकनीक, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनगणना से लेकर न्यूक्लियर ऊर्जा तक हर क्षेत्र में बढ़ती क्षमता देश को मजबूत भविष्य की ओर इशारा करती है। देश इस समय आग के गोले में तब्दील होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य भारत में सूरज कहर बनकर बरस रहा है। अप्रैल खत्म होने से पहले ही पारा 47 डिग्री पार। हालात ऐसे कि बाजारों में वीरानी, सड़कों पर सन्नाटा और लोगों की जिंदगी कुछ ठहर सी गई है। यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही तापमान सामान्य से 5 डिग्री से अधिक ऊपर पहुंच गया है। कई इलाकों में दिन के समय सड़कें और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर कम लोग नजर आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शनिवार को देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री अधिक है। यह न केवल यूपी बल्कि पूरे देश में इस मौसम का सबसे ऊंचा पारा है। देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में इस बार अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी से परेशान है। दिल्ली में अगले 2 दिन तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि 28 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिन के साथ रात का तापमान भी अधिक होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में और लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने
बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। झुलसाती हवाएं, तपती रातें और थमती जिंदगी, देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिन और भारी पड़ने वाले हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि बढ़ती गर्मी सिर्फ असहज करने वाली नहीं, बल्कि जिंदगियों को चुनौती देने वाली बन चुकी है। सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे के बीच दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के करीब गोलियों की तड़तड़ाहट। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में हुई फायरिंग ने वॉशिंगटन डीसी को दहला कर रख दिया है। हिल्टन होटल में जश्न का माहौल कुछ ही देर में दहशत में बदल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा के सबसे मजबूत मानने वाले सिस्टम में भी अब क्या सेंध लगनी शुरू हो गई है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मौके पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो समेत कई शीर्ष नेता और मेहमान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के दौरान होटल के आसपास कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे। हमलावर कोल टॉमस एलन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ट्रंप ने हमलावर को बीमार करार दिया। हमलावर नीचे गिरे होने के बाद भी जोरदार संघर्ष कर रहा था। वह एक बीमार मानसिकता वाला इंसान था। एक बीमार इंसान के अलावा भला ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा लगता है कि वह अकेला ही आया था। इस घटना की दुनिया भर में कड़ी निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं ने इस हमले पर चिंता जताई और लोकतंत्र में हिंसा को अस्वीकार्य बताया। अमेरिका का राजनीतिक इतिहास ऐसे हमलों से अछूता नहीं रहा है। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, जबकि कई अन्य पर जानलेवा हमले हुए हैं। जॉन एफ कैनेडी ऐसे आखिरी राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई थी। अमेरिका में नेताओं के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं है। ट्रंप पर यह पहला हमला भी नहीं है, लेकिन हर नई घटना इस बात का संकेत है कि सियासी टकराव और ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होता जा रहा है। अब नजरें जांच पर हैं, क्योंकि इस हमले की मंशा और चूक दोनों आने वाले समय की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था की दिशा तय करेंगे। से जूझ रहा पाकिस्तान क्यों जल संकट यानी पानी के संकट से भी जूझ रहा है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थिक थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो रिपोर्टर 10 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान पर पानी का संकट गहरा गया है और वो फिर एक बार भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने यूएन का रुख किया है, लेकिन भारत का जवाब साफ है, सख्त है। खून और पानी साथ साथ
नहीं बह सकता। की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। भारत ने हर बार पड़ोसी धर्म निभाते हुए पाकिस्तान को पानी दिया और बदले में आतंकवाद और खून खराबा ही मिला। अब पाकिस्तान पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहा है और उसकी निगाहें भारत पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हर बार धोखा देने के बाद भी पाकिस्तान को मदद की उम्मीद रखने का हक है? बदहाली के बावजूद भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान अब पानी के लिए परेशान है। भीषण गर्मी के बीच हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसी के चलते पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने संधि बहाल करने की मांग उठाई है। दरअसल सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियों के पानी पर ही उसकी खेती, बिजली और पीने का पानी निर्भर है। भारत ने दशकों तक उदारता का परिचय दिया, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार उकसावे के बाद हालात बदल गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के साथ ही भारत अब अपने हिस्से के पानी के अधिकतम उपयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि भारत पश्चिमी नदियों झेलम और चिनाब पर जल प्रबंधन और परियोजनाओं को तेज कर रहा है, ताकि जो पानी अब तक पाकिस्तान की ओर बह जाता था उसका बेहतर उपयोग देश के भीतर ही हो सके। साथ ही जल भंडारण और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को गति देने पर भी जोर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित दिखाना और पर्दे के पीछे वही पुरानी हरकतें, पाकिस्तान की ये रणनीति रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल रहा है। भारत जवाब भी दे रहा है और अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है। संदेश साफ है कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, उसके हालात नहीं बदलने वाले हैं। तो रिपोर्टर 10 में आपने देखा कि कैसे देश के अनेक हिस्सों में रोज गर्मी बढ़ रही, तो हर रोज पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ रही है और इस चुनावी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रही है। पश्चिम बंगाल के रण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और अमित शाह समेत अनेक भाजपा नेताओं के सियासी हुंकार ने पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बंगाल की सियासी एक्सप्रेस इसका हाल्ट हावड़ा स्टेशन भी हुआ है और श्रेय लेने की राजनीति लगातार चल रही है। मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जनता से नागरिक परमाणु ऊर्जा, पवन क्षेत्र की उपलब्धियों समेत पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया और अवगत कराया और संघर्षरत क्षेत्रों में शांति का आह्वान किया। वहीं वाशिंगटन डीसी में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलियों की आवाज गूंजी। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और सबने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। और आर्थिक बदहाली, तंगहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब पानी के संकट किया तो अब साफ है, खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। तो हर सप्ताह रविवार रात 10 बजे हम आपको कराते हैं ऐसी ही खबरों से खबरदार, जो जानना है आपके लिए जरूरी। तो रिपोर्टर 10 में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, मुझे दीजिए और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।